स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी रेलवे, एसएससी या फिर आप भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की या फिर यूपीएससी तक के एग्ज़ाम की, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसी क्रम का आज पहला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हथनी कुंड बांध किस नदी पर बना है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, यमुना नदी पे हथनी कुंड बांध जो है बना हुआ है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये किस स्टेट में है, तो हरियाणा स्टेट में है। और ये बांध जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस बांध के बाद ही यमुना नदी जो है पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित हो जाती है। इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए, साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि BWF जो वर्ल्ड रैंकिंग में है, उसमें पहली बार किसी भारतीय जोड़े का नंबर 10 में आया है। यानी इनका रैंक जो है 10 नंबर के अंदर आया है, और ऐसा पहली बार हुआ है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका संबंध किस चीज़ से है, तो आपने याद रखना है कि इनका संबंध है बैडमिंटन से। रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी यानी दोनों ही साउथ इंडियन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग 10 के अंदर ये आए हैं। वैशाख पोहा त्योहार जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, वैशाख पोया जो त्यौहार है, इनका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में जो जन्म की घटना है, उसके बाद भगवान बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है, उससे इसका संबंध है। और ये जो है पूर्णिमा के दिन मई में मनाया जाता है, वैशाख पोया त्यौहार। अनंत ताल झील जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 1000 साल पहले बनाया गया था, कहाँ स्थित है, आप में से कई लोगों को पता होगा। अनंत ताल झील जो है वो दिल्ली में स्थित है, साउथ दिल्ली का है। और ये भारत के गजेटिंग नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर जो है नेशनल इम्पोर्टेंस साइट के अंदर जो है इसको रखा गया है। किसे, अनंत ताल झील को, जो कि साउथ दिल्ली का ही हिस्सा है। कौन ट्विटर के संस्थापक हैं, पूछ रहा है। देखिए, ट्विटर अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों, क्योंकि जो भारत के पराग अग्रवाल थे, वो ट्विटर के सीईओ बनाए गए थे, फिर इनको हटा दिया जाता है। और उसके बाद इलोन मस्क जो है ट्विटर का अधिग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद पराग अग्रवाल को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ट्विटर काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो ये याद रखना है आपको कि जैक डार्सी जो थे ट्विटर के संस्थापक थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कब बनाया गया था, तो 2006 में ट्विटर को बनाया था किसने, जैक डार्सी ने। और अभी जो है इलोन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। मानव धर्मशास्त्र जिसे मनुस्मृति या मनु के नियमों के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्मशास्त्र साहित्य परंपरा से संबंधित एक संस्कृत पाठ है। इसकी रचना कब हुई। देखिए, ये प्रश्न है तो स्टैटिक का, लेकिन करंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करंट का प्रश्न हमेशा वही पूछा जाता है जो कि चर्चा में है। लग रहा है स्टैटिक का, लेकिन इससे आपका दोनों स्टैटिक प्लस करंट कवर हो रहा है, इसलिए ये पूछा गया प्रश्न था। कहाँ पूछा गया था, तो एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी से संबंधित है किसका, मनुस्मृति का। मनुस्मृति को लेकर अभी हाल ही में यूपी में, एमपी में, ऐसे कई जगहों पे कई चर्चाएं, घटनाएं सामने आई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुशियारी नदी किस नदी की एक शाखा है। तो कुशियारी नदी किसकी शाखा है, तो ये बराक की एक शाखा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कुशियारी नदी के बारे में थोड़ा आपको जान लेना है कि भारत में जो है असम में ये नदी है, उसके बाद कहाँ चले जाती है, ये बांग्लादेश में चल जाती है। तो आपने ये समझना है बराक के बारे में। और उसी की एक शाखा कौन सी है, कुशियारी नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, आपने ये कोशिश करना है कि आपको ये जो सारा का सारा प्रश्न है, आप इतने अच्छे से पढ़ लें कि अभी के अभी आपको याद हो जाए। और बाद में जब आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे ना, तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप एग्जाम तक इसे याद करके रख पाएंगे। तो पूछ रहा है कि कौन सा देश दुनिया में कच्चे माल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जा रहा है, तो पहले जान लेते हैं पहला सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो ये है चाइना, हमारा पड़ोसी। और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ऑप्शन डी भारत। अगर भारत सेकंड या थर्ड या किसी भी नंबर पर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि भारत की बात हो रही है। अब भारत का जो स्टील प्रोडक्शन है, ये प्रश्न इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि भारत सरकार ने 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। कब तक, 2030 तक। तो ये प्रोडक्शन का लक्ष्य है भारत सरकार का। और उसके बाद भारत वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सपोर्टर बनने वाला है स्टील के लिए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखना है। पंजाब में उन योद्धाओं की याद में आयोजित किया जाता है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, और ये पटना से संबंधित हैं। पटना साहब में इनका जन्म हुआ था। तो ये दोनों पहले आपने याद रखना है। दूसरा बात है कि देखिए, मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, उसमें इन्होंने साथ दिया था। तो ये कौन सा पर्व मनाया जाता है उसकी याद में, माघी मेला मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के। अच्छा, ये कब मनाया जाता है, तो हिंदू धर्म के अनुसार माघी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघी कब होता है, जनवरी में है। तो ये जनवरी में माघी मेला हर साल आयोजित किया जाता है गुरु गोविंद सिंह की याद में।
किस अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की नींव डाली? देखिए यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी, बीपीएससी और एमपीएससी तक में पूछा गया प्रश्न है। कई बार का रिपीटेड प्रश्न है। हाल ही में अभी एनटीपीसी एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपने याद है कि भारत की संघीय व्यवस्था की नींव पड़ी। कई लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं, आपने ये नहीं करना है। 1934 कई लोग टिक करते हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। आपने अच्छे से याद रखना, अधिनियम कब का है? 1935। 34 नहीं करके जाना। मैंने देखा है कई स्टूडेंट जो है वो 34 पे क्लिक करते हैं। व्यक्ति का संबंध श्रीरंगपट्टनम की से ट्री ऑफ लिबर्टी से है, तो किसका संगम है, संबंध है? तो इस ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान का संबंध है। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का था, ये भी आपने याद रखना है। मैसूर से संबंधित था कौन? टीपू सुल्तान। तो ये भी पूछा जा सकता है। और मैसूर में इन्होंने क्रांति लाई थी, टीपू सुल्तान इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य का रूप है? तो देखिए आपका जो है ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि छऊ नृत्य भी है और कालबेलिया भी है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो ग्रुप डी का हुआ था और एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि छऊ नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो आपने याद रखना है कि ईस्टर्न इंडिया का है। खासकर आपका जो है पश्चिम बंगाल जो है, उसके बाद आपका झारखंड का एरिया और उड़ीसा में जो है पुरुलिया वगैरह के एरिया में ये नृत्य बहुत ज़्यादा किया जाता है। कौन सा? छह नृत्य है, दुर्गा माँ को समर्पित है, हाथ में तलवार लेके और मुखौटा पहन के ये किया जाता है। वहीं कालबेलिया नृत्य की बात करें तो ये भी यूनेस्को का है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे है कालबेलिया का संबंध? राजस्थान से है। तो राजस्थान, दिल्ली वाले जितने भी हैं, साथ ही साथ एसएससी में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो आपने को ये याद रखना है कि कालबेलिया का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। और आप कोशिश करेंगे कि अभी के अभी सभी याद हो जाए आपको। किस नदी की सहायक नदी मूसी नदी है? तो देखिए मूसी नदी की सहायक किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। इससे एक और प्रश्न आपने याद रखना कि मूसी नदी जो है कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद के किनारे है, यानी हैदराबाद शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार रेलवे में रिपीटेड प्रश्न है और बिहार में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? तो अलमाटी बांध है। किस पे है? कृष्णा नदी पे ये बांध है। ये दोनों ही चीज़ आपने याद रखना है। एक प्रश्न के साथ आपको 3 प्रश्न याद हो जा रहे हैं। कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में पेश किया गया था? तो देखिए दोहरी सरकार प्लस द्वैध शासन, ये दोनों जो थी ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का हिस्सा है। तो आपने दोनों याद रखना है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों जो थे सुधारों का हिस्सा थे। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है, जिसे के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए जैन धर्म से हमेशा पूछा जाता है कि त्रिरत्न कौन से हैं जैन धर्म के, तो यही चीज़ यहाँ पे घुमा के पूछा जा रहा है। तो देखिए ज्ञान, विश्वास और क्रिया, यानी उपरोक्त सभी आपका जवाब हो जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक क्रिया के द्वारा जो जैन धर्म में है उसमें मुक्ति प्राप्त की जाती है। तो आपने तीनों का तीनों याद रखना है। अगला प्रश्न देख, अब देखिए पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर उनका कार्यकाल पूरा होने के पहले उनके कार्यकाल से महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? तो महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों, किन किन के, जो है लोअर हाउस साथ ही साथ अपर हाउस, दोनों की, लोअर हाउस कौन सी है? लोकसभा है, और अपर हाउस कौन सी है? राज्यसभा। तो जब दोनों की मंजूरी होगी तभी जाके जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि महाभियोग कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आपने ये भी याद रखना है कि महाभियोग जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 साल की आयु होनी चाहिए। तो सारे के सारे जो पॉइंट मैंने बताया एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपने सभी को याद रखना है। देखिए क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में पचपदरा झील है? तो ये जो पचपदरा झील है किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। अच्छा, ये प्रश्न क्यों पूछा गया, इसका कारण क्या है? तो इस झील की खासियत क्या है कि इसमें NaCl, ये किसका नाम है? साधारण नमक जो हम लोग घर में खाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है नमक का नाम है, और ये NaCl की मात्रा जो है इस झील में 98% तक है, यानी कि खारे पानी का झील है। कौन? पचपादरा झील। नमक बनाने के लिए इस झील के पानी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, आपने याद रखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है, और जब मैंने ये प्रश्न स्टूडेंट्स को दिया था तो
90% से ज़्यादा लोगों ने इसमें गलत किया था और आप भी इसमें कंफ्यूज होंगे। पहले समझते हैं कैसे। देखिए, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही, 112 का बजट से संबंधित है और 110 का धन विधेयक से संबंधित है। तो ये 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो ये हो जाएगा। आपसे कभी देखें एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था कि बजट शब्द कहाँ पे उल्लेख है, तो 112 में इसका उल्लेख है। अब देखिए यहाँ क्या है, अनुच्छेद 312। जब आप इसे देखेंगे तो याद आएगा कि इसका संबंध तो लोक सेवा आयोग से है, यानी सिविल सर्विस से है, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस से, आईएएस से है। तो ये गलत क्यों हो सकता है? देखिए, ये गलत क्यों हो जा रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोगों के कार्य से इसका संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो 312 है, इसका संबंध क्या है कि राज्यसभा जो है वो लोक सेवा आयोग का जो है 2/3 बहुमत से इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। किसमें? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सुधार कर सकती है। कौन? राज्यसभा। कब? जब 2/3 बहुमत है। तो ये राज्यसभा के कार्यों से संबंधित है, ये लोक सेवा के कार्यों के संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न था, तो इसमें गलती होती है। देखिए, मुदे 2 में ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई के बाद प्रतिवर्ष किया जाने वाला एक अनुष्ठान नृत्य नाटक कौन है? तो देखिए, मुदी येट्टू जो है कहाँ पे किया जाता है, और ये एसएससी के कई शिफ्टों में रिपीट हुआ था। तो ये जो है केरल में किया जाता है। कौन? मुदी येट्टू। तो आपने याद रखना है। और ये जो है 250 साल से किया जा रहा है, 250 साल पुराना है, और फसलों की कटाई पे किया जाने वाला त्योहार है। अच्छा, देखिए, आप अब इतना दूर हमारे साथ आ गए हैं, यानी कि आपने वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। अब देखिए, पूछ रहा है कि सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? फिर से टीपू सुल्तान वापस आ गया है। तो आपने याद रखना है कि टीपू सुल्तान जब हारते हैं कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में, सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम में हारने के बाद। तो पहला प्रश्न तो इससे उठता है कि इसकी लड़ाई कब होती है, जो कि कई शिफ्टों में रिपीट किया गया प्रश्न था। तो 1799 में लड़ाई होती है किसकी? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होती है। और उसमें जब ये हार जाते हैं तो वोडेयार जो थे, वोडेयार, ये वहाँ पे शासन करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, रटना है आपने कि अनुच्छेद 279A जो है वो जीएसटी परिषद से संबंधित है। बात करें जीएसटी के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में कई बार हर शिफ्ट में रिपीट किया गया प्रश्न है। तो आपने कुछ कुछ पॉइंट याद रखना। पहला तो है जो कि जीएसटी परिषद, जिसे जीएसटी काउंसिल कहते हैं, इसमें टोटल कितने सदस्य रहते हैं ये पूछता है। तो इसमें कुल 33 सदस्य रहते हैं। 33 सदस्य में से बात करें तो इसमें से 2 मेंबर जो है वो सेंट्रल के रहते हैं, यानी कि केंद्र के रहते हैं, प्लस 31 जो है मेंबर रहते हैं, जिसमें से 28 जो है राज्य के रहते हैं, प्लस 3 जो मेंबर हैं वो आपके जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से रहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? तो आपने कई बच्चे यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर, कोई जो है प्राइम मिनिस्टर को आंसर टिक करता है, लेकिन ये दोनों ही गलत है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया का, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वही इसका हेड है। और वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमन है। तो ये भी आपने याद रखना है कि निर्मला सीतारमन, ग्रुप डी का एग्जाम जो हुआ था ये, इसमें ये पूछा गया था कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर निर्मला सीतारमन जो है इनकी अध्यक्ष है वर्तमान में। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसांगिक शक्तियां होती क्या है कि ये सबसे ऊपर है? कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और वो जो है उनकी बात ही छोटे न्यायालयों द्वारा मानी जाएगी, इन्हीं को कहा जाता है अनुसांगिक शक्तियां। तो जो अनुच्छेद 140 में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है हाईएस्ट अथॉरिटी दी गई है, हाईएस्ट कोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बताया गया है। तो सब सारी शक्तियाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है ये। 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को आपने पता होगा कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसे इस तरह से याद रखेंगे, गणतंत्र के पहले कौन? मतदाता दिवस, और मतदाता के पहले कौन हो गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो 2008 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे सेलिब्रेट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे मनाया जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा था कि अभी हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके अधीन है? तो स्मृति ईरानी जो है उन्हें इसकी जो है वो दिया गया है, और ये इन्हीं के अंदर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो एक साथ देखिए, एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न जो है याद हो जा रहे हैं।
कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार का रिपीटेड है। तो देखिए जो नर्मदा नदी है जबलपुर के निकट जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और नर्मदा नदी कहाँ बहती है ये भी पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। आपने इसे भी देख के समझ में आ रहा होगा कि जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। तो भारतीय राज्य में लाई हरवा उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो लाई हरवा कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो पूर्वजों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार है लाई हरोबा फेस्टिवल। कई बार का इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। देखिए इस वीडियो में मैं जितना भी प्रश्न ले रहा हूँ सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कई बार रिपीटेड है। साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने सब याद रखना है। और अगर आप सारा वीडियो देखते हैं तो आप उसके बाद कोई भी एग्जाम देते हैं या फिर अगर आप घर में भी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये प्रश्न आपके सेट में भी देखने मिलेंगे, चाहे वो करेंट का हो या स्टैटिक जीके का हो या फिर आपका साइंस का प्रश्न है। तो आपने सबका सब याद रखना है और आपको कमेंट करके भी हमें ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं या फिर किस एग्जाम के लिए देखना चाहते हैं, वो नीचे जरूर कमेंट कर दें। कौन सा युग्म पर्वतीय दर्रों के संबंध में सही है पूछ रहा है। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि सही कौन सा है। तो आपका ऑप्शन डी जो है लीपू लेक जो दर्रा है वो उत्तराखंड है और उत्तराखंड में है। और ये जो चारों के चारों हैं ये कई बार रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं रोहितांग दर्रा की। तो रोहितांग दर्रा जो है रोहित तंग करता है हिमा को, यानी रोहितांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम है। सिक्किम जो है एक नाक के समान जो है भारत के नक्शे पे है, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा सिक्किम में। यानी बोमडिला जो है अरुण अरुण जो है बॉम्ब चलाता है, इसलिए बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुण में। तो इस तरह से आप इसे ले करके रख सकते हैं। और उत्तराखंड में जो है लेक लिखा जाता है, लेक। तो उत्तराखंड में लीपू लेक दर्रा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप याद कोशिश करेंगे, ये जो मैंने ट्रिक बनाया ये आप कहीं लिख लें तो आपको हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं हुआ था पूछ रहा है। तो देखिए तुगलकाबाद नाम से ही समझ में आ रहा था हुआ है, फिरोज शाह कोटला का भी हुआ और खिरकी मस्जिद का भी हुआ। तो कौन सा बच जाता है? जामा मस्जिद बच जाता है। इसका निर्माण तुगलक काल में ना होकर मुगल काल में होता है। अच्छा एक चीज़ और पूछा जाता है कि जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ है? ये चांदनी चौक के पास जो है स्थित है, काफ़ी बड़ा मस्जिद माना जाता है इसे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कई शिफ्टों में, एसएससी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जेई एग्जाम में, सीपीओ में बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है। तो देखिए कितना जो है सुरक्षा सावधि बीमा कवर कितना है? 2 लाख रुपया। किसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। एक और प्रश्न इससे सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि ये जो है 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए ही वैलिड है। ऑप्शन में 19 भी था, ऑप्शन में 22 भी था। तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज़ हुए थे, आपने नहीं कन्फ्यूज़ होना क्योंकि अब आप ये वीडियो देख लिए हैं। तो आपने याद रखना है कि 18 से 50 वर्ष के लिए है। कहीं 60 वर्ष भी दे दिया था, तो गलती यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा किए थे। अब देखिए अम्बुबाची मेला पूछा जा रहा है कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये कामाख्या देवी के मंदिर में मनाया जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? आप सभी को पता होना चाहिए कि असम में स्थित है, गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। तो ये कामाख्या देवी के मंदिर में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है और हर साल इसे काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले भगवद गीता का अनुवाद कौन करते हैं ये पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे चार्ल्स प्रिंसेप में मैंने देखा है सबसे ज़्यादा, और चार्ल्स विलिंग्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे पहले पूछा गया है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना कि चार्ल्स विलिंग्स जो थे, प्रिंसेप तो बाद में आए थे, चार्ल्स विलिंग्स जो थे उन्होंने सबसे पहले अनुवाद किया था। जेम्स प्रिंसेप ने किया था लेकिन बाद में। अच्छा इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने 1785 में ही कर लिया था। और जो अनुवाद किया था तो उसका नाम क्या रखा था? तो उसे उसका नाम रखा था डायलॉग ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन। ये इस किताब का नाम रखा गया था जिसमें भगवद गीता का ही अनुवाद मिलता है। तो आप प्रिंसेप से कंफ्यूज नहीं होइएगा, चार्ल्स विलिंग्स ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रश्नों की संख्या ज़्यादा बढ़ाएं और या फिर आप किसी स्पेशल एग्जाम के लिए तैयारी के लिए प्रश्न चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।